नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अजय त्रिपाठी जी हैं। अजय त्रिपाठी जी इस समय स्वराज एक्सप्रेस समाचार चैनल के बड़े संपादक हैं। मध्य प्रदेश की टीवी जगत की जानी मानी हस्ती हैं, जाना माना चेहरा हैं और उन्हें मध्य प्रदेश के राजनीतिक क्षितिज की, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक क्षितिज की गहरी जानकारी और अच्छी पकड़ है। आज हम कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो इस समय मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले अजय त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारा पहला सवाल आपसे है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की जो सबसे बड़ी योजना है लाडली बहना योजना, इस योजना का वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में कितना लाभ मिलने की संभावना है? रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं जो होती हैं जिन्हें जन कल्याणकारी योजनाएं कहते हैं, और हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्रीज जहां होती हैं वहां इस तरह के प्लान चलते रहते हैं और ये सरकारों को फायदा पहुंचाती हैं। अभी तक ये लग रहा था कि जो लाडली बहना योजना जो लॉन्च हुई है, इसमें कई बार ये लगता है कि एक एम्बियंस बढ़ा दिया गया है, सरकार ने तमाम एक माइलस्टोन तय किया है। इसलिए लग रहा था कि इसका कंपैरिजन होगा बहुत सारी योजनाओं से। सरकार ने इसके पहले जो तमाम योजनाएं की, लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, बेटी बचाओ अभियान शुरू किया, संबल योजना शुरू की, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो जाता है आम आदमी, वो योजनाएं शुरू की। तो ऐसा शुरू में लग रहा था कि शायद इसमें बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि बाकी योजनाओं से पब्लिक कंपेयर करेगी। लेकिन जब सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार घोषणाएं की और ये भरोसा दिलाया कि इसमें जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, इसमें 250 रुपए, 200 रुपए बढ़ते जाएंगे, 2500 रुपए, और ये बढ़ते बढ़ते 3000 तक हो जाएगी, तो इसका असर पड़ने लगा। और मुझे लग रहा है कि इसका असर धीरे धीरे धीरे, असल में रविंद्र भाई, वो तबका जो सिर्फ वोट बैंक कहा जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में, पत्रकारिता की भाषा में वोट बैंक कहते हैं, सरकार पिछले कुछ दिनों में, शुरुआती दौर में सरकार इसमें नहीं कर पाई थी, लेकिन अब सरकार धीरे धीरे उस वोट बैंक के कान तक, उसकी दिल तक ये बात पहुंचाने में सफल हुई है कि ये योजना समृद्ध बनाएगी, संबल, उनको संबल देगी, और जो महिलाएं हैं जो एक एक पैसे को कई बार मोहताज रहती हैं, उनको बहुत बेहतर फायदा इससे होगा। तो मुझे लग रहा है कि अब लग रहा है कि सरकार जिस तरह, और मुझे लग रहा है कि जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हो सकता है रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री घोषणा करते हो इसको बढ़ा करके 1200 रुपए कर दिया जाए, या हो सकता है सरकार, कोई भरोसा नहीं, सरकार ये घोषणा कर दे कि पैसे की व्यवस्था हो गई है, जैसा मुख्यमंत्री का अंदाज है, इसको बढ़ाकर सीधे 1500 किया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये बेनिफिशियरी स्कीम सरकार के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। अब लेकिन आपको नहीं लगता अजय त्रिपाठी जी कि इस एक योजना से हमारे मध्य प्रदेश का जो आर्थिक ढांचा है वो कहीं ना कहीं चरमरा गया है? हम लगातार लोन ले रहे हैं, लगातार खजाना खाली हो रहा है और तमाम सारे जो विभाग हैं जिनके पास बजट तो है लेकिन उनको आहरण के अधिकार नहीं है क्योंकि सारा पैसा भी लाडली में चाहिए। तो ये जो हालात बन गए हैं सारे के सारे, उसमें ये योजना एक और लाभकारी हो सकती है। जैसा आप कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ मिलेगा इससे, लेकिन बाकी सब चीजें, विकास कार्य बंद हो जाएंगे, उसका नुकसान किसको होगा? नहीं, देखिए, ये दो बातें रविंद्र भाई, दो बातें आपने बीच में कर दी। एक बड़ा मुद्दा है, बार बार मुद्दा होता है कर्ज का। अगर आप थोड़ा इकोनॉमिक्स की तरफ जाएं तो कर्ज जो होता है, कर्ज हर सरकार लेती है। बार बार घोषणा होती है कि 2001 में मध्य प्रदेश सिर्फ 40,000 करोड़ रुपए कर्ज था, आज हम 3 लाख करोड़। मध्य प्रदेश का देखिए कर्ज का एक बड़ा सिस्टम है, राजकोषीय घाट जो होता है, राजकोष व्यवस्था जो होती है उस पर आधार पर चलता है। इसमें राजकोषीय प्रबंधन में अधिनियम है पूरा का पूरा। उस अधिनियम में साफ प्रावधान है कि कोई भी सरकार, मध्य प्रदेश अकेले नहीं, दुनिया की कोई भी सरकार अपने राजकोषीय प्रबंधन का जो होता है उसके आधार पर उसका जो टोटल जीडीपी है, जीडीपी का लगभग 4% वो कर्ज ले सकती है। पहले ये 3.5% हुआ करता था, बाद में जब कोविड के समय वित्त मंत्री हिंदुस्तान की सीतारमण जी, उनसे मुलाकात हुई तमाम लोगों की, और इसको लिमिट को बढ़ाया गया है। तो राजकोषीय प्रबंधन जो होता है उसको बेहतर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का जो जीडीपी था, 2001 में जो जीडीपी 4.01% हुआ करती थी, वो बढ़कर के पिछले साल जब कोविड का इन्फेक्शन था तब 18.02 के ऊपर थी, और इस 2022-23 में भी 16% के ऊपर है। और कर्जा हमारा कितना, 3 लाख करोड़ रुपए, 3,40,000 करोड़ रुपए लगभग कर्जा हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार को अगर उसके आधार पर चले जाए तो अपने जीडीपी का 4% कर्जा लेने के लिए अभी भी वो कर्जा ले सकती है। लगभग 40,000 करोड़ का कर्जा सरकार अभी भी ले सकती है, जो सरकार ने पिछले दिनों आप जो चर्चा कर रहे थे भी, हाल ही में 5,000 करोड़ का कर्जा लिया है, वो हो सकता है। दूसरा इसमें है कि लगभग 13,22,000 करोड़ की जीडीपी जो अनुमानित है, तो आप समझिए ना कि 13,22,000 करोड़ का अगर 4% भी सरकार लेती तो लिमिट में है वो।
नंबर एक। नंबर दो, इस तरह की योजनाएं जब बनती हैं तो देखिए हर बार होता है, हर सरकार में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। अगर उस पैसे को कहीं भी लगाओगे आप, पैसा घूम करके सरकार के जो सिस्टम होता है, राजकोषीय व्यवस्था होती है, उसमें वापस आता है। अगर हम सड़क बना देंगे, सड़कों पर टोल लगेगा, लोग चलेंगे, मार्केटिंग होगी, लोग ज़्यादा टूर करेंगे तो सड़कें ठीक रहेंगी। लेकिन ये जो पैसा दिया जा रहा है महिलाओं के हाथ में, अगर ये पैसा मार्केट में, अगर सरकार ये व्यवस्था करेगी पैसा मार्केट में कैसे भी वापस आ जाए तो रोटेशन बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इस तरह की सिस्टम होते हैं, सिस्टम सरकार तत्काल हम लोगों को लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन सरकारों के हिसाब से तो कि उनकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं और सरकारों के पास बहुत सारे रविंद्र जी बजट ऐसे होते हैं जो लोकल फंड। लेकिन क्या पंडित जी आप ये मानते हैं कि ये व्यवहारिक है, क्योंकि करीब 1200 से 1300 करोड़ रुपए प्रति माह की व्यवस्था सरकार को करना है। मार्च में हमारा बजट आया था, बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं था। यदि हम 1300 रुपए महीने, यानी कि यदि हम 12 उसकी व्यवस्था करें, 15 से 16 हजार करोड़ की व्यवस्था एक साल में सरकार को करनी है, ऐसे में पूरा बजट गड़बड़ा जाता है, क्योंकि आपने आय के कोई नए साधन खोले नहीं है और आपके ऊपर ये लगातार हर महीने ये खर्चा आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये बजट हमने जो बनाया उसको कहीं ना कहीं ये अस्थिरता नहीं आ रही है। नहीं देखिए, बजट सिस्टम तो पूरा देखिए, इस तरह की योजनाएं जब बनती हैं सरकारी सिस्टम में, जब योजनाएं बनती है तो साफ साफ उसका जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी की योजनाएं जितनी होती हैं वो सामाजिक विकलांगता लाती है, इसमें कोई दो बात नहीं है। क्योंकि आदमी बेरोजगार जो जिसको तमाम उम्मीद है कि कल को वही महिला, उसको रोजगार दीजिए ना। देखिए बहुत सारी सरकारों ने मतलब अपने गाँव में ही, जैसे ये जो आपने बात कही ना, यही बात बहुत से लोगों से मैं सुन रहा हूं कि यदि आप ये नगद पैसे देने के बजाय ये जो 15,000 16,000 करोड़ रुपए एक साल में खर्च कर रहे हैं, इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश क्यों नहीं है? हाँ, वही मुद्दा उठता है ना कि सरकार इस पैसे को अगर लगा करके वहाँ तमाम जो गांव में प्रोसेसिंग सेंटर्स खोल दे, तमाम यूनिट्स खोल दे जिसमें महिलाओं को काम दिया जाए, तमाम जो सरकार की योजनाएं चल रही है, एकीकृत महिला विकास की योजनाएं चल रही है, एकीकृत बाल विकास की योजनाएं चल रही है, उसमें जोड़ा जाए तो सर, लेकिन सरकारों को उसका बेनिफिट मिलने में देरी होती है। महिलाएं सीखेंगी, काम करेंगी, चुनाव सिर पे है, होता है तत्काल बेनिफिट जो होता है वो चुनाव सिर पे है इस समय, स्वाभाविक रूप से। मतलब आपका ये मानना है कि ये जो चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव में इसका बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? नहीं, निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। मतलब ये बंद भी हो सकती है स्कीम? नहीं, कुछ निश्चित रूप से इतना बजट कोई भी सरकार अरेंज नहीं कर सकती। चुनाव के समय तो आप बजट तो आप इसको चुनावी लॉलीपॉप का नाम दे सकते हैं? स्वाभाविक रूप से चुनावी लॉलीपॉप भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि एक बड़े वर्ग को बहलाने की। तो क्या ये धोखा नहीं होगा कि आप चुनाव से पहले जो योजना लॉन्च कर रहे हैं, चुनाव के बाद उसको बंद करना पड़े? नहीं, ये देखिए सर, मैंने आपसे जैसे कहा कि सरकार इसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट के, जैसा मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं, इसको 3,000 तक किया जाएगा। हो सकता है कि 1250 या 1500 पे जाकर रोक दिया जाए इसको, क्योंकि फिर पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। लेकिन तत्काल तो सरकार को ये लाभ देगी और ये बहुत बड़ी चुनौती पूरे सिस्टम के लिए हो जाएगी कि आखिर इतना पैसा कहां से आएगा। और फिर सरकार को बाकी जो बजट, जैसा आप बता रहे थे कि बजट व्यवस्था जो, चलिए अपन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर भी मैं आपको लेके चलता हूं। कल ग्वालियर में प्रियंका गांधी आई थी, बड़ी रैली हुई उनकी, तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन पे हमले किए, उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पे हमला किया। कल की प्रियंका की रैली का आप क्या असर देख रहे हैं, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग के संदर्भ में? देखिए, प्रियंका गांधी की रैली का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि कांग्रेस का वो लीडरशिप, कांग्रेस की वो पॉलिटिक्स जो चाह कर भी सिंधिया के खिलाफ नहीं बोल पाती थी कांग्रेस में रहते हुए, क्योंकि वो कांग्रेस में थे और बीजेपी में रहने के बाद भी वो नहीं बोल पाते, तो उसको कल मौका मिल गया कि एकजुट होने का, ये दिखाने का। भले वो सिंधिया प्रियंका गांधी के सामने परफॉर्म करना था, प्रदर्शन करना था, लेकिन ये मुझे एक चीज जो सबसे बड़ी फायदेमंद उसमें दिखी कि कांग्रेस को एक बड़ा गुट वहां खड़ा हो गया जो कह सके कि सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस में बोलने वाले, कांग्रेस में उन पर हमले करने वाले या सिंधिया के जादू का मुकाबला करने वाले कांग्रेस में लोग मौजूद हैं। लेकिन रविंद्र भाई, बड़ा मुद्दा एक और उसमें था कि बहुत उम्मीद थी लोगों को, आम आदमी को उम्मीद थी, पत्रकारों को उम्मीद थी, जनता को उम्मीद थी कि सिंधिया के खिलाफ प्रियंका जी बोलेंगी, लेकिन प्रियंका जी उस दमदारी से सिंधिया के खिलाफ नहीं बोल पाई। ये जो सॉफ्ट कॉर्नर, क्या ऐसा तो नहीं है जैसी चर्चा है कि वो वापस आ सकते हैं कांग्रेस में, इसलिए प्रियंका गांधी ने उनके खुल के उनके खिलाफ मोर्चा ना खोला? स्वाभाविक रूप से उनका रानी झांसी की समाधि पर जाना एक बड़ा मैसेज है, लेकिन उन सिंधिया के खिलाफ ना बोलना और बार बार प्रियंका, ये भी एक मैसेज है, ये भी एक मैसेज है। तो ये जो एक डुअल कैरेक्टर दिखाई पड़ा कल वहां पर, अगर खुल्लम खुल्ला वो वहीं पर बोलती है और सिंधिया के खिलाफ थोड़ा, अजय त्रिपाठी जी, आपको भी इस बात की उम्मीद है, आशंका है कि सिंधिया वापसी कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से देखिए, जो सिस्टम है भारतीय राजनीति का और जो सिस्टम है, मान लो चूंकि आप बेहतर जानते हैं ग्वालियर चंबल संभाग की पॉलिटिक्स को, वहां आप
क्योंकि वहां पॉलिटिक्स कांग्रेस बीजेपी से नहीं चलती, सिंधिया राजघराने से चलती। सिंधिया महल जो देखिए हम कितना भी कर ले, एक पीढ़ी अभी भी 15 कम से कम 15-20 साल बाद तक वो पीढ़ी चलती रहेगी। जिस पीढ़ी का जो प्रतिष्ठा, जिस पीढ़ी का उत्तरदायित्व है, जिस पीढ़ी की जो लगाव है महल के प्रति, राजघराने के प्रति है, वो पीढ़ी अभी 15-20 साल और रहेगी, तब तक तो ये चलता रहेगा। तो सिंधिया, अगर सिंधिया जहां कंफर्ट फील करेंगे, मुझे लग रहा है कि अगर सिंधिया वहां कंफर्ट फील करेंगे, कंफर्ट फील नहीं करेंगे बीजेपी में, तो उनके पास वापसी के चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, आज की तारीख में जब हम आज बैठे हुए हैं स्टूडियो में, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी कहां खड़े हैं और जो उम्मीद लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे वो कितनी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है आपको? नहीं, देखिए स्वाभाविक रूप से अगर सिंधिया खुद अपना एनालिसिस करेंगे तो उनको ये बात तो, देखिए सिंधिया को किसी बात की कमी नहीं है, न धन की, न धान्य की, नाम की, न रुतबे की, पर उनको जरूरत थी कि सब तो जय जयकार करें, और वही यहाँ पे हुआ। अगर उसको कमलनाथ जी से वो हड़े कमलनाथ जी उनकी बात मान लेते तो शायद वो सड़क पर उतरने की बात जो कही थी उतने, मगर कमलनाथ का रिएक्शन निगेटिव नहीं होता। उस दिन भी मैं महाराज से बात करूंगा, अगर वो सिंधिया की बजाय महाराज भी कह देते तो मुझे लग रहा है, मेरा व्यक्तिगत पिछले 30-35 साल का, मैंने भी माधवराव जी को भी देखा है, ज्योतिरादित्य जी को भी देखा है, सब धीरे धीरे हम लोगों ने पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से देखा हुआ महल की। अगर कमलनाथ जी ये कहने के उतरना तो उतर जाएं, ये कहने की बजाय, और सिंधिया जी बीजेपी में कहां खड़े हैं आज वो? मैं वही कह रहा हूं कि अगर कमलनाथ उस दिन इतना बार कहते थे कि नहीं महाराज से मैं बात करूंगा, तो मेरे ख्याल से सारा गुस्सा सिर्फ महाराज शब्द यूज करने से उनका गुस्सा चला था। वो बीजेपी, अब बीजेपी में जाकर के वो मजबूरी में चले गए, जिस बात के लिए वो बीजेपी में गए थे वही बात नहीं हो पा रही। उनको सांसद बना दिया गया, केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, लेकिन जो महाराज वाला इमेज था, महाराज वाला जो ग्लैमर था, वो बीजेपी में नहीं मिल पा रहा। बीजेपी में बहुत सारे विकल्प हैं, महाराज मतलब उनके वसूलों पर आंच वहां भी है, स्वाभाविक वसूलों पे आंच वहां भी है। और ये महाराज का स्टाइल जो है, महाराजपना जिसे हम कह सकते हैं, वो अगर बीजेपी में मुफिन नहीं बैठे तो कांग्रेस सिंधिया। अजय त्रिपाठी जी, एक आखिरी सवाल है और मैं अब आपको भोपाल से ग्वालियर और ग्वालियर से वापस भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय की ओर ले चलता हूं। कल जेपी नड्डा जी का प्रोग्राम अचानक भोपाल आने का रद्द हुआ। आज जेपी नड्डा जी को यहाँ आना था। खबर यह भी है कि अमित शाह जी को मध्य प्रदेश की पूरी कमान सौंप दी गई है। अमित शाह जी अपने हिसाब से पूरी बिछाड़ बिछा रहे हैं। ऐसे में जेपी नड्डा के आने का कार्यक्रम बनना और फिर अचानक कैंसिल होना, यहाँ जो प्रदेश कार्यालय में मीटिंगों के दौर होने हैं उसमें अब अमित शाह को अलग कर देना, क्षमा चाहता हूं, जेपी नड्डा जी को अलग कर देना, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? स्वाभाविक रूप से देखिए, आप बड़ी सिंपल सी बात समझिए कि जेपी नड्डा एक पदेन कुर्सी पर है, दायित्व से बंधे हुए हैं। और अमित शाह जी कुछ भी हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना जो अनुशासन है, रणनीतिकार तो है ही नहीं, रणनीतिकार के अलावा दूसरी बात कह रहा था कि एक भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। अमित शाह नरेंद्र सिंह तोमर को, यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान को, बीडी शर्मा को, तमाम लोगों को कुछ भी कह सकते हैं, भूपेंद्र यादव को, सबको निर्देश दे सकते हैं, लेकिन संगठन का अध्यक्ष होने के नाते वो जैसा चाहते हैं वो खुल्लम खुल्ला वो कम से कम जेपी नड्डा को नहीं कह सकते ना, ऐसा मूव कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि रोका गया होगा कि अभी जो उन्होंने रणनीति बनाई उस स्ट्रेटजी में काम शुरू हो जाए, तो बाद में जेपी नड्डा चूंकि पार्टी के अध्यक्ष है, स्वाभाविक रूप से उनकी रणनीति रहेगी, लेकिन अभी जो रणनीति बनी उसमें सब कुछ काम हो जाए, एक ट्रैक पर ट्रेन चल पड़े तो सब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि स्वाभाविक रूप से इसलिए रोका गया होगा। अजय जी, अब ये आखिरी प्रश्न है मेरा। अब तक मध्य प्रदेश में 2 चुनावी सर्वे आ चुके हैं। एक आया था एबीपी का जो सी वोटर के साथ था, और दूसरा अभी कल आया है लोकपोल। तो लोकपोल ने भी अपना जो दिया है कि 130 से 135 कांग्रेस को मिल सकती हैं, और जो एबीपी का आया था उसमें भी 2-4 सीटें कांग्रेस की बढ़ती हुई नजर आई थी। आप क्या देख रहे हो, क्या ये बाजी पलट सकती है? देखिए रविंद्र भाई, आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए, आप थोड़ा सा मैदान के क्षेत्र में, मैदान में जो जनता है, देखिए पहले लाडली बहना योजना स्कीम नहीं थी, वो चालू हो गई है, मुख्यमंत्री की लगातार सभाएं हो रही हैं। का मुद्दा ये है कि आप थोड़ा सा कांग्रेस के लोगों को भी टटोलिए, उनके दिल की बात टटोलिए, तब आपको सारी बात समझ में आएगी। अभी तक ये सर्वे या जो रिपोर्ट्स आ रही थी, ये तब तक की है जब तक कि मैदान में कांग्रेस अकेले खेल रही थी। बीजेपी ने तो अब खेलना शुरू किया है, मैदान में खेल अब शुरू हुआ है, मतलब बाजी पलट सकती है। स्वाभाविक रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ये जो सर्वे 1 महीने बाद आएगा तब उस सर्वे का कोई मायने होगा। अभी तक जो सर्वे हुए, जो कि मैदान में अकेले कांग्रेस खेल रही थी, मुकाबला तब शुरू होगा। अब मुकाबला जब शुरू मतलब भाजपा ने अब अपनी बिछाड़ बिछाना शुरू किया है। अभी तक तो मैं अपनी सजा रही थी टीम को, लेकिन मैदान में बीजेपी अब उतरी है। अब उतरने के बाद कांग्रेस का मुकाबला होगा, खेल अब शुरू होगा, और खेल जब शुरू हो जाएगा तब हम कोई फैसला करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजय त्रिपाठी साहब। अजय त्रिपाठी का साफ साफ कहना है कि राजनीति का ऊंट किधर बैठेगा उसके लिए अभी 1 महीने का और इंतजार करिए। ये जो सर्वे आए हैं, ये सर्वे भी अभी केवल अनुमान है, इसको रिजल्ट में बदलने में अभी प्रतीक्षा करनी होगी। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में
चमत्कार भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। शिवराज जी जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह की उन्होंने बिछात बिछाई है, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में कमतर नहीं आंका जा सकता। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।